नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत क्रोएशिया संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। अपने समकक्ष प्लेंकोविच और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया युद्धपोत INS अर्नाला समुद्र में निगरानी और दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित होगा युद्धपोत। फास्टैग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 3000 रुपए का वार्षिक पास लाएगी सरकार। 15 अगस्त से होगा प्रभावी। 1 साल या 200 यात्राओं तक रहेगा मान्य। ईरान इजराइल संघर्ष के बावजूद भारत में नहीं कच्चे तेल की कमी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 3 सालों में कीमतें बढ़ाने की बजाय हमने की कम। ईरान इजराइल संघर्ष छठे दिन भी जारी। IDF ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने बनाने का किया दावा। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। खामेनेई ने कहा, ईरान थोपे गए युद्ध और शांति को नहीं करेगा स्वीकार। तीन देशों की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर में क्रोएशिया की यात्रा पर होंगे, जो ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद राजधानी जाग्रेब पहुंचेंगे। जाग्रेब से DD न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की देखिए ये खास रिपोर्ट। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के बाद पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा हो रही है। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक साफ संकेत भी होंगी कि यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट व शिपिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 78 लाख के करीब जो क्रोएशियन कम्युनिटी है, बड़ी अपने आप को गौरव वाली और क्लोजली निट कम्युनिटी है। वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, जो मौजूदा वक्त में बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले तेजी से विकास के रास्ते पर प्रगति कर रहा है। भारत के लिए क्रोएशिया के रिश्तों का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को क्रोएशिया समर्थन करता है। पीएम मोदी की ये यात्रा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसी साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और भी मजबूत करेगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच जनसंपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। दूसरा, जो बायलैटरल्स है इंडिया का और क्रोएशिया का बीच में, सो अभी हमारा मोदी साहब का विजिट का बाद में बहुत कुछ बदलेगा। जाग्रेब विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन का ऐतिहासिक केंद्र भी है। क्रोएशिया में भारतीय संस्कृति का बढ़ता प्रभाव इन गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी के दौरे से यहाँ रह रहे भारतवंशी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा, हम सभी प्लान करके बैठे हैं
दोस्त हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में जितने भी लड़के मेरे साथ रहते हैं वो 18 जून को जाएंगे और उन्हें सिर्फ हमें देखना है, हमें सिर्फ देखने का भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई बात इंडियन पर कोई चाहता है, हमारी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री जी को देखें और उनका स्वागत करें। पिछले एक दशक में भारत की यूरोप में भागीदारी केवल पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाग्रेब दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी, साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार होने की उम्मीद है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। और क्रोएशिया में भारत के राजदूत अरुण गोयल ने बताया कि भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये समझौता ज्ञापन साइंस और टेक्नोलॉजी, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। इस दौरे में 4 एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। पहला जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो दोनों देशों का ट्रेड हाईटेक एरियाज में बढ़ने की आशा है। इसके अलावा एग्रीमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में, ताकि दोनों देशों के जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो और वो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है जो 1999 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये 5 साल का आगे कल्चरल एक्सचेंज सांस्कृतिक होगा। हिंदी भाषा देश विदेश में तेजी से अपना प्रचार प्रसार कर रही है और वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रही है। इसका एक जीवंत उदाहरण है क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में स्थित जाग्रेब विश्वविद्यालय, जहां उत्साही छात्र छात्राएं न केवल हिंदी पढ़ रहे हैं बल्कि इसे आत्मविश्वास के साथ बोल भी रहे हैं। भारतीय संस्कृति और भाषा के प्रति उनके इस लगाव को और करीब से जाना हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर कुछ छात्र छात्रा आए हुए हैं। जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी सीखते हैं, वहाँ पर एक हिंदी अध्ययन केंद्र भी है, कई वर्षों से वो काम कर रहा है। कुछ आप हिंदी में भारत के बारे में बताएंगी, कैसा लगता है भारत आपको? हिंदी के बारे में सब कुछ पसंद है, सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए मैं सीखती हूँ ये भाषा ना। और उस सच में मैंने कहीं पहले बताया है कि ये इंग्लिश पसंद नहीं, मतलब सब हिंदी बोलना ये बहुत पसंद है, ये अच्छा लगता है मुझे। और प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहूँ, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मिलना और ये खास मौका है हमारे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मुझे विदेशी भाषा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हिंदी भी सीखा है, संस्कृत भी सीखा है। मुझे यहाँ लगभग 3 साल हो गए और बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इनकी जब रीडिंग देखेंगे, जब ये हिंदी कोई साहित्य पढ़ते हैं, क्या फैंटास्टिक पढ़ते हैं सर, आप सोच भी नहीं सकते। और इनकी मात्राएं बिल्कुल सही लगती हैं, तो ये एक्चुअली हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं। हमें देना दाता, का विश्वास से कमजोर होना, इतने रास्ते पे हमसे कोरी बुई होना, शक्ति हमें देना दाता, माँ का विश्वास कमजोर होना। भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हो रहा है क्रोएशिया में जाग्रेब विश्वविद्यालय में, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ये आए हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। और भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद की वैश्विक लोकप्रियता बढ़ रही है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने वहां कुछ लोगों से बात की जो कि हरे कृष्णा भजन गाते हुए भारतीय संस्कृति की सराहना कर रहे हैं और पीएम मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। भारतीय संस्कृति किस तरह से फल फूल रही है क्रोएशिया में, उसकी एक झलक देखने को मिलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। I'm actually really pleased to be
be here for all the stuff that the Prime Minister has done for yoga and for the International Day of Yoga. I'm so pleased that because he's here, because I really appreciate him, because he's restoring temples, which is very important, and he's a strong leader. I'm also honored that I'm invited here to meet him, and I am really, really proud to be a part of this event. Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute। भारतीय संस्कृति है वो लगातार उसका इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं दुनिया भर में, और भारतीय संस्कृति का जो संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः, या फिर ये संदेश है कि जो हमारा योग पद्धति है, जो हमारी आयुर्वेद पद्धति है, उसको दुनिया अपना रही है, और उसकी एक झलक यहाँ पर क्रोएशिया में भी दिखाई देती है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। और प्रधानमंत्री क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंच गए हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में पीएम नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे को लेकर गुजराती पर्यटक उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने जाग्रेब में कुछ गुजरात से आए पर्यटकों से बात की, जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रोएशिया दौरे को लेकर खासा उत्साह है, न केवल भारतवंशियों में जो यहाँ रहते हैं, बल्कि जो घूमने आए हैं भारत के लोग, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर आ गए हैं। ये यूरोप के लिए और क्रोएशिया के लिए बहुत खुशी की बात है, और उसी टाइम हम लोग यहाँ गुजरात से आके सही होटल में रुके हुए हैं, तो हमको बहुत आनंद हो रहा है। बहुत खुश है हम, और वो आएंगे तो उनका हम मिलेंगे, हमारे दिल में बहुत आनंद होगा। मोदी जी नेशनल नहीं वर्ल्ड के चेहरा बन गया है, और आज हमें मौका मिला है कि मोदी साहब को मिलेंगे, और बड़े आनंदित हमारा पूरा ग्रुप है, और मोदी साहब को हम मिलेंगे। बस मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि क्रोएशिया में आज मोदी जी हमसे मिलेंगे। स्पेशली तो मेरे पीएम साहब यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश है, और हमें भी प्राउड हो रहा है कि हमें विदेश में मिलने का मौका मिला है। बहुत उत्साहित है, खुशी है, और इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, उनका स्वागत करने का मौका मिलेगा। तो ये गुजरात से पर्यटकों का एक ग्रुप आया हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में इस वक्त मौजूद है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। तो प्रधानमंत्री की क्रोएशिया दौरे से जुड़ी खबरें हम दिखाएंगे आपको, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कमी होने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की अफवाह के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कच्चे तेल की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में कीमतें बढ़ी नहीं बल्कि घटी हैं। तेल की कमी नहीं, कच्चे तेल की कमी नहीं होने वाली है, और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइसेस हैं वो पिछले 3 साल से तो कहीं बढ़ी नहीं, उल्टा कम हुई है, और आने वाले समय में भी कोई भारत एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाता नहीं है। तीन बार ऐसे मौके आए, नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2024 में हमने दाम कमी किया। तो अब वैसे ही रहें तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 11 साल में जितने प्रशासनिक सुधार हुए हैं उनका बहुत दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिला है। आज नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने वंचित तबकों को उनके अधिकार दिलाने के प्रयास किए हैं। प्रशासनिक सुधार पिछले 11 वर्षों में हुए,
वो केवल गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहे, उनका बहुत दूरगामी प्रभाव रहा सामाजिक आर्थिक भी। दे वर नॉट ओनली कन्फाइंड टू बी गवर्नेंस रिफॉर्म, दे वर हैविंग ह्यूज सोशो इकोनॉमिक रेमिफिकेशन। इसी तरह से उनके पीछे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ गवर्नेंस का प्रयास रहा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट का हमें मंत्र दिया और साथ ही साथ ये भी प्रण किया और ये भी लोगों को आश्वस्त किया कि समाज के वो वर्ग जिनको लगता है कि शायद उनके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ या जो वंचित रह गए या जिनको जो अधिकार था उससे उनको उस तरह का जिसके हकदार थे उनको नहीं प्राप्त हुआ, उनकी चिंता की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह आश्वस्त है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल ही केंद्रीय गृह सचिव ने श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है और पर्यटकों में पहले की तरह ही उत्साह बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त है। अभी कल ही गृह सचिव भी गए हुए थे श्रीनगर, बड़ी विस्तृत बैठक ली है उन्होंने वहाँ के प्रदेश प्रशासन के साथ भी, और इस बार 38 दिन की यात्रा होने वाली है। और जहाँ तक फुटफॉल का संबंध है, आपने देखा होगा कि पर्यटकों का उसी तरह से आना जाना प्रारंभ हो गया है। ये शंकाएं थी पहलगाम को लेकर के, उसके बावजूद और पिछले 2-3 साल से तो इतना ज़्यादा फुटफॉल होता रहा कि होम स्टे की प्रथा पहली बार कश्मीर घाटी में शुरू हुई है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। पूर्वोत्तर में हुआ करता था होम स्टे। तो मुझे लगता है कि पर्यटकों का उत्साह उसी प्रकार से बना हुआ है। देश में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है। हालांकि ICMR NIV पुणे के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार के मुताबिक कोविड का नया वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब तक जो जांच और निगरानी हुई है उससे पता चलता है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश भर में कोविड के एक नए वेरिएंट का मामला चल रहा है, सामने आया है, और वो वेरिएंट किस तरीके से है, कितना वो उसको किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं NIV पुणे के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार। सर, जो नया वेरिएंट है कोविड का, वो किस तरीके से उसको ट्रैक किया जा रहा है NIV पुणे की पुणे के जरिए, और क्या वो कितना खतरनाक है, इसके बारे में बताओ। अभी जो इसकी रिपोर्ट्स जो सामने आई, जो क्लिनिकल केसेस जो देखने में आए हैं, उससे ये आभास हो रहा है कि ये सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि NIV का काम ये है कि जो भी स्ट्रेन सर्कुलेट कर रहे हैं उनका एक क्लोज मॉनिटरिंग करके उनका ये पता लगाना कि भी इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वायरस को आइसोलेट करना, जिससे कि जो वैक्सीन है, एग्जिस्टिंग वैक्सीन, उसमें नया स्ट्रेन हम अगर ज़रूरत है तो दे दें। अभी ये आज की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा सीवियर नहीं है। हालांकि अंतिम निर्णय कि वैक्सीन को रिप्लेस करना है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है। वो जो हायर जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसीजन इसके ऊपर लेंगी, और NIV को जब कहा जाएगा तो हम जो भी स्ट्रेन जो सर्कुलेट कर रहा है वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। क्या ये पीक आ चुका है, या जो मौसम है मानसून का, उसमें और बढ़ने की संभावना है, उसमें क्या कहना है? अभी जैसे मैंने बताया, कुछ मामले बढ़े तो हैं, लेकिन जिस तरह हमने पेंडेमिक में देखा था वैसी गति से नहीं बढ़े हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा गंभीरता का विषय है ऐसा तो प्रतीत नहीं होता, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। NIV रेगुलरली सैंपल ले रहे हैं, रेगुलरली हम सीक्वेंस कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो नया वेरिएंट है वो उतना घातक खतरनाक नहीं है। NIV पुणे उसकी सीक्वेंसिंग कर रहा है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। आप जरूर सतर्कता बरतें, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहें। कैमरामैन ललित के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, NIV पुणे। और भविष्य में आने वाली किसी भी महामारी से निपटने के लिए देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर में खुल गया है। इसमें जानवरों से लेकर इंसानों तक की बीमारियों की सर्विलांस रखी जाएगी। कब तक ये संस्थान तैयार होगा और कैसे काम करेगा, इस पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर प्रज्ञा यादव से बातचीत की DD न्यूज़ के संवाददाता नितेंद्र सिंह ने।
भविष्य की महामारी की चुनौती से निपटने के लिए नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ स्थापित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ उनके डायरेक्टर हैं। मैडम बताइए कि इसके पीछे सोच क्या है, क्या मकसद है? हमारे प्रधानमंत्री जी और जो पीएम स्टैक की कमेटी है उनके साथ ये डिसाइड हुआ कि हमको नेशनल वन हेल्थ मिशन बनाना चाहिए और उसके अंडर, उस अम्ब्रेला के अंडर एक इंस्टीट्यूट स्थापना करने का एक घोषणा की गई थी 2022 पे, जिसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ है। इस इंस्टीट्यूट का काम होगा कि सभी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको आपस में जोड़े और उनके कोलेब्रेशन में इंटरलिंकेज इस्टेब्लिश करके इस तरह से तैयार करें अपने देश को, अलग अलग लैबोरेटरीज़ को आपस में जोड़े, जिससे कि हम अलग अलग जो ये सेक्टर हैं आपस में काम कर सकें। 3 मेन उसमें आयाम है। एक तो है सर्विलेंस, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तीसरा है कि डेटा इंटीग्रेशन। ये 3 आयाम को ले करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जो नागपुर में बन रही है वहाँ पे BSL-2, BSL-3, BSL-4 ये लैब्स होंगी और वहाँ पे ये सारी मिनिस्ट्री के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग, इंडस्ट्री के लोग, सारे लोग काम कर सकेंगे और इनका कोलेब्रेशन, इंटीग्रेशन करने की जिम्मेदारी होगी। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा संस्थान? ये लैब अभी बनना शुरू हुई है, तो इसको 1.5-2 साल लगेंगे और उसके बाद उसका वैलिडेशन होगा, फिर वो फंक्शनल होगी, जिस स्टाफ की ट्रेनिंग होगी जो एक BSL-4-3 लैबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होती है और फिर वो देश को समर्पित होगी इस पे काम करने के लिए। कोविड के बाद जो महामारी की चुनौती है उससे निपटने के लिए ये संस्थान लाया जा रहा है वन हेल्थ मिशन के तहत, और आने वाले दिनों में जो भी देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई नया वायरस या फिर कोई आउटब्रेक होता है तो उसकी निगरानी की जा सकेगी। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, NIV पुणे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के चालू करने और नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI MORTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ये नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहे चिंताओं का समाधान करेगी और ये पास टोल भुगतान को एक सुलभ लेन देन में बदलने में मदद करेगा, जिससे टोल पर विवाद, प्रतीक्षा और भीड़ में कमी आएगी। सरकार लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है। किया है और बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा। भारतीय नौसेना ने बुधवार को अर्नाला युद्धपोत को शामिल किया। इसमें 16 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी के जहाज़ों को लिया गया है। इससे तटीय रक्षक क्षमताओं को मजबूती मिली है। ये जहाज़ भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को बढ़ाएगा। अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जो 16 एसवॉक्स जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है। इनकी खासियत है हल माउंटेड सोनार, अंडर वाटर एकॉस्टिक सिस्टम,
वेरिएबल हेल्थ डेप्थ सोनार और टॉर्पीडो जैसे अत्याधुनिक हथियार जो उथले पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। ये परियोजना भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का प्रमाण है, जिससे न केवल नौसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि विदेशी निर्भरता भी घटेगी। अर्नाला का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री शक्ति और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका को और मजबूत करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक दिवसीय जाग्रेब यात्रा क्रोएशिया यात्रा के लिए जाग्रेब पहुंच गए हैं। जाग्रेब में उनकी अगवानी कर रहे जाग्रेब के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक साफ संकेत भी होगी यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट और शिपिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम समझौतों पर सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीदें की जा रही हैं। हम जानते हैं क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, जो मौजूदा वक्त में बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले तेजी से विकास के रास्ते पर प्रगति कर रहा है। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा है। यूरोप के संदर्भ में ग्लोबल आउटरीच में क्रोएशिया बेहद अहम देश हो जाता है भारत की भविष्य की साझेदारी के लिहाज से। यूरोप को लेकर भारत के बढ़ते दृष्टिकोण में क्रोएशिया की बड़ी भूमिका होगी और इस भूमिका के साथ दोनों देशों के संबंधों में नए आयामों को तलाशती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक दिवसीय यात्रा बेहद अहम होने जा रही है। भारत के लिए क्रोएशिया के रिश्तों का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को क्रोएशिया समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को भी और मजबूत करेगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।